बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव वेव के बारे में कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है या प्रोग्रेसिव वेव किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज फर्दर कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव वेव की डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनर्जी इन वेव्स को भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी वेव होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी चीज़ों या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो जब ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह जो होती है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। हमने इससे पहले सिर्फ ये डिस्कस किया था कि प्रोग्रेसिव वेव कहा किसको जाता है या प्रोग्रेसिव वेव का मतलब या प्रोग्रेसिव वेव का मकसद क्या होता है या मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव वेव हो या चाहे कोई भी वेव हो, वो जब किसी भी मीडियम से मूव करती है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो, तो वो जब किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव हो या कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, किसी भी किस्म की जो वेव होती है वो जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसके अंदर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो हम इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या लॉज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कहते हैं कि लॉज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव के लॉज कौन से होते हैं? देखिए बेटा, कोई भी जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो हमेशा मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, और वेव जो होती है वो भी किससे मूव करती है? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपको पता है कि इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर, इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, वन टाइम पीरियड के अंदर जो वेव डिस्टेंस तय करती है वो लेमडा के बराबर होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कल शायद डेफिनेशन ये लिखवाई थी या परसों। उसमें मैंने कहा था कि टाइम पीरियड का मकसद क्या होता है। टाइम पीरियड का मकसद होता है वो टाइम जिसमें कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करे, तो उसको कहा जाता है कि ये टाइम पीरियड है। तो वन टाइम पीरियड के अंदर डिस्टेंस लेमडा के बराबर और टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड के बराबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू वी इंटू टी। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लेमडा वन अपॉन टाइम इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एफ लेमडा। ये आ गया आपका वेव का फार्मूला। ठीक है, ये हम जनरल फार्मूला एक वेव्स का पढ़ते हैं। तो ये जो होता है इसकी वेव की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बुनियादी फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, जो वेव की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी फार्मूले से बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है। अब पहली चीज कौन सी पता लगती है इस फार्मूले से?
इस फार्मूले से पहली चीज हमें ये पता लगती है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा। पहला लॉ ये आता है यहाँ से। अब इस लॉ का मकसद क्या है? इस लॉ का मकसद ये होता है कि अगर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस लॉ का मकसद ये है कि अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी किसी भी वजह की वजह से चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं होती तो वेलोसिटी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। और डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब? डायरेक्ट का मकसद ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसका फिजिकल सेंस क्या बनता है? इसका फिजिकल सेंस ये बनता है कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाती है, तो मैंने आपको कल कहा था कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसका मकसद है कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तो चेंज होती है। क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? वेलोसिटी तो डिपेंड ही करती है मीडियम पे। ठीक है, जैसे मेरा साउंड है, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर इसकी स्पीड कम है, सॉलिड के अंदर आपको पता है स्पीड बढ़ जाती है। अब मैं अगर बात कर रहा हूं तो मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल नियर अबाउट 10,000 है। मैं बात कर रहा हूं, मेरी आवाज यहाँ पे एक मखसूस वेलोसिटी के साथ इस एयर में जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज है। अब ये इस दीवार के अंदर आवाज चली जाए, दीवार के अंदर मीडियम चेंज होगा, एयर से जब वो दीवार में जाएगी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी है, फ्रीक्वेंसी मीडियम की वजह से चेंज नहीं होती। तो जब फ्रीक्वेंसी एयर में भी 10,000 है और सॉलिड के अंदर भी 10,000 है, तो सॉलिड के अंदर वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है वी अपॉन लेमडा। जिस मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसमें लेमडा भी बढ़ जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। तो आप कर सकते हैं v1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इसका पहला लॉ ये आता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो तब्दील नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जब तब्दील नहीं होती तो वेलोसिटी तो मीडियम के चेंज होने से चेंज होती है। तो जिस मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां पे वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, जिस मीडियम के अंदर वेलोसिटी कम होगी उसके अंदर वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का रेशियो हमेशा फ्रीक्वेंसी के बराबर सेम कांस्टेंट आना है। v अपॉन लेमडा, इसको आपका मकसद है v अपॉन लेमडा का क्या होना है? कांस्टेंट होना है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होना है। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब सेकंड हम करते हैं, इसी फार्मूला से हम सेकंड भी करते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ के मुताबिक सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट है तो क्या होना है? इस फार्मूले के अंदर अगर v कांस्टेंट है तो फिर लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेमडा के। इसका क्या मतलब? कि अगर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस रूम के अंदर हम तीन बंदे बैठे,
अगर हम तीनों बंदे यहाँ पे बात करेंगे तो हम तीनों के साउंड की वेलोसिटी सेम होगी। अगर मेरी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड अभी है इस एयर के अंदर, इस रूम के अंदर आवाज की, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके आवाज की स्पीड 340 होगी। क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, मीडियम के टेम्परेचर पे, मीडियम की डेंसिटी पे, मीडियम के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब हम तीन एक ही एटमॉस्फेयर के अंदर बैठे हुए हैं, जो टेम्परेचर मेरी आवाज के लिए है वो दूसरों की आवाज के लिए सेम टेम्परेचर रूम का, सेम डेंसिटी, सेम प्रेशर, सेम फैक्टर्स है। इसका मकसद है हम तीनों जब बात करेंगे तो हमारी आवाज की स्पीड सेम होगी। अगर मेरी 340 है तो बाकियों की भी 340 होगी, लेकिन हम सबकी फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं होगी। अब जिस हम तीनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके साउंड की वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब ला का यही है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो उन सब वेव्स की वेलोसिटी सेम होती है उस मीडियम के अंदर। हम वेलोसिटी को वहां पे कांस्टेंट समझते हैं अंडर दैट कंडीशन। अब उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती हैं। और जिस इंसान की हम में से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इस लॉ का मतलब ये है कि जब किसी भी एक मीडियम के अंदर कोई भी वेव ट्रेवल करती है, एक जैसी वेव, जैसे ये आप देख ले, लाइट का आप देख ले, लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक 7 कलर्स होते हैं। उसके अंदर मिक्सिंग से बहुत ज्यादा कलर्स बनते हैं। ठीक है, अब उन सब कलर्स की स्पीड 3 × 10⁸ है जब वो वैक्यूम के अंदर होते हैं, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जैसे रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वायलेट की सबसे ज्यादा है। तो इसका मकसद है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है तो सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की है, और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? वायलेट कलर की। ये इस लॉ का मकसद है कि जब एक ही मीडियम के अंदर एक जैसी वेव्स ट्रेवल करती हैं तो उनकी मीडियम, उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी को कांस्टेंट समझा जाता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हुआ दूसरा लॉ हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे लॉ के ऊपर। तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है कि इफ लेमडा इज कांस्टेंट, इफ लेमडा इज कांस्टेंट, अगर लेमडा को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के। ये कहां पे होता है? ये होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। जब उन तारों को इस तरह से छेड़ा जाता है तो उनके अंदर अगर फिंगर एक ही जगह पे करेंगे मुख्तलिफ तारों के अंदर तो सबकी वेवलेंथ एक ही होगी, लेकिन तारों के अंदर डिफरेंट टेंशन की वजह से वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दो तारे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी दो वायर्स हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग लगे होते हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के कलर मैं अलग करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों की, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, L1 है बराबर है L2 के। ठीक है, अब अगर इसके अंदर दोनों तारों को सेंटर से इस तरह से प्लग करेंगे तो इसके अंदर भी इस तरह से वेव बनेगी, इसके अंदर भी इस तरह से वेव बनेगी। दोनों की वेवलेंथें जो है ये भी इक्वल है, दोनों की वेवलेंथ इक्वल है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर टेंशन T2 है और इसके अंदर टेंशन 1 है, अगर टेंशन 1 ग्रेटर देन टेंशन, आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंशन पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 जो होगी वो ग्रेटर देन V2 होगी,
तो जिसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी f1 है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी f2, f1 ग्रेटर देन f2 हो जाएगी। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या होंगे, डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ये लॉ वहां पे काम आता है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स के अंदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो तारे होती हैं उनके अंदर ये लॉ काम आता है। ठीक है, तो ये तीन लॉ हुए हमारे पास, इनको कहा जाता है लॉज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। जिससे हमें पता लगता है कि जब प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है, प्रोग्रेसिव वेव का बिहेवियर क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होता है, या कौन सी चीज को कांस्टेंट रखने से कौन से फैक्टर्स पे असर पड़ता है, वो हमें मिलता है इस छोटे से फार्मूला से। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फर्दर जो बिहेवियर था, किसका बिहेवियर था, ये हमारे पास था प्रोग्रेसिव वेव का। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी इन वेव्स, के वेव्स के अंदर एनर्जी जो होती है, ये तो हम इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ के आए हैं, एनर्जी इन वेव्स। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, एनर्जी इन वेव्स का मकसद तो हमें तो पता है, हमने पहले दिन जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर ही पढ़ा था कि वेव कैरीज एनर्जी। वेव क्या करती है, एनर्जी उठाती है, एनर्जी उसके अंदर होती है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी साउंड वेव है, इसके अंदर एनर्जी है, और मेरी ये साउंड वेव जहां जहां तक पहुंचती है वहां तक ये एनर्जी लेके जा रही। मीन्स वेव क्या है, कैरियर ऑफ एनर्जी है, वेव के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगर वेव के अंदर एनर्जी होती है तो वो एनर्जी की यहाँ पे पहले बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रूफ क्या है कि वेव के अंदर एनर्जी है। देखिए बहुत सारे प्रूफ्स आप इसमें कर सकते हैं। अब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ी आवाज होती है, और आपको पता है सराउंडिंग के अंदर जो बिल्डिंग्स होती है उनकी दीवारों को डैमेज होता है, तो जरूरी थोड़ी उस दीवार के साथ जाके बम का टुकड़ा लगाए उसने दीवार को नुकसान पहुंचा, ऐसा तो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जहां पे बम का एक्सप्लोजन हो सराउंडिंग के अंदर जितना भी नुकसान हो वो बम के टुकड़ों की वजह से हो, ऐसे नहीं होता। जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर ह्यूज साउंड जो होता है वो पैदा होता है, बहुत बड़ी आवाज पैदा होती है, और आवाज एक वेव है, उसके अंदर एनर्जी होती है, और वो साउंड वेव्स जब किसी भी चीज से टकराती है तो उसको जो है वो नुकसान देती है, खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है, कभी क्लोज अगर है तो दीवार को तोड़ देगा साउंड। तो इसके ये एक आप कह सकते हैं कि ये इसका प्रूफ है। चले और ले लेते हैं। आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का मकसद है एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी का मकसद है काम करने की सलाहियत। अगर मेरे अंदर एनर्जी है मैं काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं मैं काम नहीं कर सकता। मीन्स जिस चीज के अंदर एनर्जी होती है वो वर्क कर सकती है। अगर मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ये मैं पेन को उठा रहा हूं पर मीन्स मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो मैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकता हूं। मैं किसी भी चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी उसी सूरत में उठा सकता हूं जब मेरे अंदर एनर्जी होगी। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं किसी भी चीज को इस तरह से अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं उठा सकता। ठीक है, तो अगर वेव के अंदर एनर्जी है तो क्या वेव वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकती है, नहीं कर सकती, कर सकती है। कोई बड़ी जहाज हो, कोई बड़ा शिप हो, जहाज हो, वो समंदर के अंदर इस तरह से खड़ा है, आप देखते हो समंदरी वेव्स जब आती है, ओशियन वेव्स उसके नीचे से गुजरती है तो बड़ी बड़ी शिप्स को ऊपर उठा लेती है। इसका मकसद है वेव के अंदर एनर्जी है ना, अदरवाइज वो कैसे शिप को इस तरह से अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठा सकती है। तो वेव के अंदर एनर्जी है। आपकी जिंदगी बुक के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है कि अगर हम कोई भी इस तरह से एक स्ट्रिंग लें, इस तरह से हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा इस तरह से मास सस्पेंड करते हैं, मास के ऊपर फोर्स लगती है जिसको वेट कहते हैं।
अब अगर इसके अंदर हम एक पल्स भेजें, सपोज करें पल्स, पल्स क्या होता है, वेव पल्स। पल्स की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि सिंध के अंदर है लेकिन पीएमसी के अंदर नहीं है, तो मैंने इसको नहीं कहा। पल्स का मकसद क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगल डिस्टर्बेंस in any medium which carries energy and momentum। पल्स का मकसद है आदि वेव, इस तरह से कोई भी है ना, इस तरह से कोई सिंगल क्रेस्ट, इस तरह से क्रेस्ट पैदा करे, इस तरह से ट्रेवल करे, आदि वेव क्रेस्ट या ट्रफ। अगर ट्रफ होगा तो भी बात वही होगी, इस तरह से उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वेव पल्स। अकेला अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से पानी के अंदर फिंगर डिप करके छोड़ दे तो अकेली एक रिंग बनेगी। अकेली जो सिंगल आइसोलेटेड रिंग होगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वेव पल्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेव पल्स। और उसके बाद वेव किसको कहा जाता है, वेव कहा जाता है ट्रेन ऑफ पल्सेस। ट्रेन ऑफ पल्सेस इज कॉल्ड वेव। ये भी डेफिनेशन है वेव की कि अगर कंटिन्यूअसली इन एंड आउट डिपिंग करें, पल्सेस की एक चेन निकले, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, तो ये ट्रेन होती है। ट्रेन ऑफ पल्सेस इज कॉल्ड वेव। एक दूसरे के पीछे क्रेस्ट ट्रफ, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, अकेली कंप्रेशन अकेली रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल पल्स कहलाएगी। अकेला क्रेस्ट अकेला ट्रफ ट्रांसवर्स पल्स कहलाएगा। ठीक है, तो पल्स जनरल टर्म है, वो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी हो सकता है, वो ट्रांसवर्स के अंदर भी हो सकता है। तो ट्रेन ऑफ पल्सेस जो होती है, ट्रेन ऑफ पल्सेस जो होती है वो क्या कहलाती है, वो वेव कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर ये पल्स है, आपको पता है ये हाइट ऑफ द पल्स है, और ये क्या होती है बेटा, ये हाइट ऑफ द पल्स है जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब ये वेव पल्स जब इस तरह से आएगा, इस तरह से जब ये वेव पल्स आएगा तो इस मास को भी अपने साथ ऊपर उठा लेगा। अब वेट तो इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन इसने पल्स ने क्या किया है, इस पल्स ने इस वेट को अगेंस्ट ग्रेविटी उठा लिया है। तो इसका मतलब ये है कि पल्स के अंदर एनर्जी है ना। अगर पल्स के अंदर एनर्जी ना होती तो इस छोटे से, अब ऐसा नहीं है कि आप एक रस्सी के अंदर 10 किलोग्राम की बॉडी लटका दें और पल्स भेजे और कहें इसको 10 किलोग्राम को तो नहीं उठाता। जाहिर सी बात है पल्स के अंदर इतनी तो एनर्जी नहीं होगी कि वो 15 किलोग्राम को ऊपर उठाएगा। बच्चा होता है, बच्चे को अगर आप कहोगे कि 10 किलोग्राम ऊपर उठाए, उसे उठाए उठेगा नहीं, तो आप क्या कहोगे कि इंसान के अंदर एनर्जी नहीं होती। तो हर एक की अपनी लिमिट होती है एनर्जी की। इस स्ट्रिंग के अंदर जो वेव होती है उसके अंदर एनर्जी कम होती है, तो थोड़ा मास सस्पेंड करोगे तो उसको अगेंस्ट उठाएगी। बाकी अगर बड़े मास का तजर्बा करना है या खुद लटक के रस्सी के अंदर देखो पल्स आपको उठाता है या नहीं उठाता, तो आप ओशियन के अंदर जंप लगा के देखें, फिर देखें अगर आपको ओशियन वेव ऊपर उठाती है या नहीं उठाती। ठीक है, तो हर एक की अपनी लिमिट होती है। तो पल्स के अंदर छोटा सा अगर मास सस्पेंड करोगे तो ये इसको ऊपर उठा लेगी। इसका मकसद ये हुआ, इसका मकसद ये होता है कि पल्स के अंदर एनर्जी है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे एक टर्म, अब ये जो एनर्जी इन वेव्स का टॉपिक है मैं एसटीबी से डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर एक होता है, वेव्स के अंदर एक जनरल टर्म होता है जिसको कहा जाता है साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव। ये साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव का मकसद क्या होता है, देखिए बेटा, साइनोसॉइडल का मकसद है लाइक साइन फंक्शन। आपको पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो लाइक अ वेव बनता है। कैसे, देखिए वेव कैसे बनती है, साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव।
साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव, इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूं, वेव इन विच पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है, या वेव which can be represented, which can be expressed, wave which can be expressed like a sine function, साइन फंक्शन की तरह, ठीक है, साइन फंक्शन की तरह अगर हो तो ऐसी वेव को क्या कहा जाता है, ऐसी वेव को कहा जाता है कि ये जो है वो साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव है, ठीक है बेटा। ऐसी वेव जिस मीडियम से गुजरे उस मीडियम के सारे पार्टिकल जो हो, उन सब पार्टिकल जो मीडियम के हो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ जाए, तो ऐसी वेव को क्या कहा जाएगा, ऐसी वेव को कहा जाएगा साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव कहा जाएगा, ठीक है, या ऐसी वेव जो लाइक अ साइन फंक्शन हो। देखिए साइन फंक्शन और वेव का आपस में क्या ताल्लुक है, देखिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और उसके पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, और आपको पता है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर मैंने आपको बताया भी था, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, एम्पलीट्यूड, मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो मैक्सिमम होते हैं एक साइड पे, फिर मिनिमम होते हैं, फिर मैक्सिमम होते हैं। मीन्स उसके अंदर पार्टिकल एक मखसूस दो एम्पलीट्यूड्स के दरमियान वाइब्रेट करता है। अगर उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव 10, 0, फिर 10, फिर निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह वैल्यूज चेंज होती है। ये आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेव के अंदर भी यही होता है, वेव के अंदर पार्टिकल क्या करता है, इस तरह वाइब्रेट करता है। और साइन थीटा की वैल्यू भी आप देख लें, साइन 0 0 के बराबर होती है, साइन 90 1 के बराबर होती है, साइन 180 0 के बराबर होती है, 270 -1 होती है, 360 फिर 0 के बराबर होता है। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू भी +1 और -1 के दरमियान एक मखसूस वेरिएशन आती है, लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पार्टिकल होता है उसके अंदर भी पर्टिकुलर इस तरह से वेरिएशंस आती हैं मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, बिल्कुल इसी तरह से साइन के अंदर भी होता है, 0 से +1, 1 से फिर 0, फिर नेगेटिव -1, फिर 0। मीन्स साइन की वैल्यू भी वेव की तरह ही होती है, जिस तरह से वेव क्रेस्ट के बाद वापस ट्रफ, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है उसको कहा जाता है साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव, जिसका ग्राफ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ऐसी वेव जिसका ग्राफ इस तरह से बन सकता है उसको कहा जाता है साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि वेव के अंदर एनर्जी होती है, तो अब हम क्या करते हैं कि वेव की एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करते हैं कि वेव की जो एनर्जी होती है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फार्मूला। सपोज करें हमारे पास एक वेव है, ठीक है, मैं एक साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव बनाता हूं। सपोज करें बेटा ये हमारे पास साइनोसॉइडल एक हार्मोनिक वेव है। अब इसके अंदर हमने ये इस तरह से एक वेव जो है वो बनाई है, और ये हुई हमारे पास साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव इस तरह से।
इस तरह से ये हो गई साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव। ठीक है बेटा। अब देखें इसके अंदर ये पार्टिकल जो होता है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को आप कह लें, ये मैं 3 पार्टिकल बनाता हूं फिर नेम देता हूं इसके। अब ये रस्सी है, ये रस्सी के पार्टिकल है बेटा। ये पार्टिकल जो है ये पोजीशन P पे है, ये पार्टिकल पोजीशन Q पे, ये पार्टिकल पोजीशन R पे। ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इस तरह से ये भी इसका मैक्सिमम मिनिमम होगा, और ये इस तरह से अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, तो मींस ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, और ये क्यू की पोजीशन कौन सी होती है? क्यू की पोजीशन होती है, इसकी है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और इसकी है मीन पोजीशन। ठीक है, ये हमारे पास है मीन पोजीशन पे पार्टिकल, और ये बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये पार्टिकल न मीन पोजीशन पे है और ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे, उनके दरमियान है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लिखें कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके पास टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन P पे जो पार्टिकल है उसके पास, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होता है उसके पास टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और इसके पास जो टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। और ये जो पार्टिकल है इसके पास जो टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है टोटल एनर्जी हर जगह पे क्या होती है? सेम होती है। जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी टोटल एनर्जी यहाँ, क्योंकि जब आपने साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव कहा है तो ऐसी वेव जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होते हैं, तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो अगर इस वेव को हम देखते हैं, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, तो एट पोजीशन जो है वो हर जगह पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, अब हम करते हैं टोटल एनर्जी एट पोजीशन Q। पोजीशन Q पे टोटल एनर्जी क्या होती है? देखें बेटा, आपको पता है टोटल एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पोजीशन Q पे टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम। क्योंकि आपको पता है पार्टिकल किसके अंदर होता है? पार्टिकल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो इसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? हाफ एम बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आप करोगे हाफ एम वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम का क्या फार्मूला है? हमने किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ओमेगा इनटू एक्स नॉट। आपको पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किया था। अब देखिए, सॉरी, ये पार्टिकल जो होता है ये अलोंग वाई एक्सिस वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए वाई नॉट करेंगे। क्योंकि ये पार्टिकल देखें बेटा, ये पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करेगा। अगर इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इस तरह मींस अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो किससे जाहिर किया जाएगा? वाई नॉट से किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई नॉट लिख दिया है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर।
या आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को ए से लिखते हैं तो जनरल फार्मूला बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये जो सारे टर्म होते हैं ये कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा हमने पढ़ा था, ओमेगा को एज अ कांस्टेंट लेते हैं। ये टर्म्स कांस्टेंट है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये होता है मैकेनिकल वेव के लिए, ठीक है। एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव is directly proportional to square of amplitude। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव की एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओनली डिपेंड किस पे करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो फार्मूला है मैकेनिकल वेव का है, और ये फार्मूला कहता है कि एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी है। मेरी साउंड वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, 10,000 हर्ट्ज है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती, खिड़की सामने पड़ी शीशा नहीं तोड़ सकती। लेकिन उस जगह पे ओशियन वेव्स को देख ले, ओशियन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, एक सेकंड के अंदर एक वेव भी शोर पे नहीं आती, किनारे पे नहीं आती, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उसकी एनर्जी देखें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। आवाज का मेरे आवाज का एम्पलीट्यूड कम है, इसलिए एनर्जी कम है। अब बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होता है तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन की फ्रीक्वेंसी भी आप सुन सकते हैं ना, मतलब वो भी 10,000 के करीब होगी, लेकिन उससे खिड़कियां टूटती, क्यों टूटती? क्योंकि बड़ी आवाज होती है, लाउडनेस ज्यादा। लाउडनेस मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लाउडनेस है, लाउडनेस टेस्ट ऑफ एम्पलीट्यूड है। जो एम्पलीट्यूड अपने आप को जाहिर करता है वो लाइक अ लाउडनेस होता है। एम्पलीट्यूड की अपीयरेंस लाउडनेस, जैसे मिर्ची की अपीयरेंस जायका होता है, खारा होता है। शुगर का अपीयरेंस, शुगर कैसे पता लगता है शुगर है? वाइट तो कोई भी चीज हो सकती है, उसका पता लगता है चखोगे मीठी लगेगी, वो शुगर है। तो शुगर का जायका मिठास होता है। इसी तरह से एम्पलीट्यूड का जायका लाउडनेस होता है। कोई साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है या कम है, लाउडनेस से पता लगता है। लाउडनेस बड़ी मीन्स एम्पलीट्यूड बड़ा। ढोल होता है, उसको आहिस्ता मारोगे कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, कम आवाज आएगी। इस तरह से मारो, बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, बड़ी आवाज आएगी। एम्पलीट्यूड अपने आप को जाहिर करता है, कानों के ऊपर जाहिर करता है, वो लाउडनेस होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस पे डिपेंड करती है। लाउडनेस जो होती है उस पे मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखें, अब आ जाए, अब वेव के अंदर एनर्जी भी है, वेव ट्रेवल भी करती है, इसका मकसद है फिर तो वेव के अंदर पावर भी होगा। पावर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मेरी साउंड वेव इस तरह जा रही है, ये मेरी साउंड वेव मेरी एनर्जी मुख्तलिफ चीजों पे पहुंचा रही है। अब ये जा भी रही है, एनर्जी भी पहुंचा रही है, इसका मकसद है ये एनर्जी पर यूनिट पहुंचा रही है। तो ये क्या होगा? ये तो पावर होगा, मींस वेव के अंदर पावर है, ठीक है। तो आप कहोगे पावर ऑफ वेव, वेव के अंदर पावर होगा। और पावर क्या होता है, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि एनर्जी इन द वेव का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर एनर्जी है। अब पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम,
पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होगी, हाफ ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, अब ये हो गया पावर का फार्मूला। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन 2t। इक्वेशन बन गई आपकी ए। देखिए बेटा, जब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, सपोज करें एक स्ट्रिंग है, ये हम जो वेव हमने डिस्कस की स्ट्रिंग वाली वेव डिस्कस की। अब एक स्ट्रिंग है, ये थिन है, और एक स्ट्रिंग है जो थिक है। एक स्ट्रिंग थिन है और एक स्ट्रिंग थिक है, इस तरह से। एक थिन है और एक थिक है, दोनों की लेंथ है सेम। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, दोनों की लेंथ इक्वल है। दोनों के अंदर करते हैं वेव पैदा। दोनों के अंदर, इसके अंदर भी वेव पैदा हुई जिसकी वेव लेंथ λ1, इसके अंदर भी वेव पैदा की जिसकी λ2। दोनों इक्वल है, इक्वल वेव्स पैदा करते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, एक थिक थिन रोप है, एक थिक रोप है, दोनों के अंदर एक जैसी वेव्स पैदा की, तो क्या दोनों के अंदर एनर्जी सेम होगी? सिंपल सी बात है, नहीं होगी। अगर थिन कोई चीज होती है उसको आप इजीली इस तरह वाइब्रेट करो, थिक होगी तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी दोगे, तो जाहिर सी बात है जो रोप जितना थिक होगा उसके अंदर वेव पैदा करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी। तो इसका मकसद है दोनों के अंदर पावर डिफरेंट होगा, एनर्जी भी उनको डिफरेंट देंगे अगर सेम कंडीशन रखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है म्यू। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको कहा जाता है म्यू। म्यू होता है मास पर यूनिट वेवलेंथ, इस तरह से होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वेवलेंथ म्यू, मास पर यूनिट वेवलेंथ, जिससे हमें पता लगता है कि रस्सी थिक है या थिन है। अगर रस्सी थिक है तो उसका म्यू बड़ा होगा, रस्सी थिन है तो उसका म्यू कम होगा। ठीक है, ये म्यू एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो मास पर यूनिट लेंथ भी होता है, या मास पर यूनिट वेव लेंथ भी हम इसको कहते हैं। मास पर यूनिट लेंथ कह ले या मास पर यूनिट वेव लेंथ कह ले, जिससे हमें ये पता लगता है कि जिस जो रस्सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थिक है या थिन है। अब यहां से एक फार्मूला आता है मास का, मास हो जाएगा म्यू इंटू लेमडा। ठीक है, रखें यहाँ पे, आप रखें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपन, जब लेमडा आता है तो टाइम टी बन जाता है, क्योंकि लेमडा का मकसद है वो डिस्टेंस जो एक टाइम पीरियड के अंदर होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू अपान टू लेमडा अपान टी ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। आपको पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, मींस लेमडा अपान टाइम वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव कहलाएगा। ये एक होती पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पे था ना एनर्जी के अंदर, एनर्जी के अंदर ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और ये कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास पावर इज इक्वल टू हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ द वेव स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आ गया फार्मूला। और ये फार्मूला क्या कहता है कि पावर किस चीज पे डिपेंड करता है? पावर जो होता है ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है,
ये पावर जो होता है ये आपका डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ द वेव पे, वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये होता है 2 पाई एफ के बराबर, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। पावर किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव पे। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी पावर जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पावर उतना ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा पावर उतना वेव ज्यादा ट्रांसफर करेगी। तो पावर जो होता है वो इन 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक बात और भी याद रखिएगा कि एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल वेव के अंदर नहीं होती, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वो मैकेनिकल के लिए नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैकेनिकल वेव्स के लिए नहीं है कि आप आर्ग्यू करना शुरू कर दो कि मैंने कहा था कि मैकेनिकल वेव की एनर्जी डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पे। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अब नहीं अप्लाई कर सकते साउंड के लिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन मैकेनिकल वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मैकेनिकल एनर्जी की मैकेनिकल वेव की एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है ओनली अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, वो अदर फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एनर्जी इन वेव्स के बारे में। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के रूल होते हैं, वो कर लेते हैं। साइन जो रेडी है हम कंटिन्यू करें, ठीक है, कल करेंगे अब। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट कल करेंगे स्टेशनरी वेव। पहले ये मैं पढ़ा लेता हूँ अपनी तरफ से, फिर आपको बुक रीडिंग करवाऊंगा इस चैप्टर की, उसके अंदर जो भी चीजें होंगी इंशाल्लाह आ जाएगी। यूएसबी